हेलो, क्या हाल है। वन पीस के नए मांगा एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जायंट्स पायरेट्स एगेट पे आ चुके थे और लूफी को ले जाने की बात कर रहे थे। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि ये लोग किस तरह लूफी को लेके जाते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1107 चालू होता है और हमें नाम दिखाया जाता है आई एवर बीन लुकिंग फॉर यू, जो लूफी को कहा जा रहा है उसके नीका फॉर्म के लिए। अगर तुम्हें याद होगा तो वेगापंक अगले चैप्टर में बताया था कि लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कई हजारों सालों से। फिर हमें बेपो, लॉ और एक लेपर्ड दिखाया जाता है। बेपो को देख के लगता है कि उसको थोड़ा सर्दी है और वो लेपर्ड को कुछ तो पिला रहा है और लॉ अपना लेपर्ड के ऊपर सोया हुआ है और बाजू में देखोगे तो उसके एक बोतल भी रखी हुई है जो कि लॉ कभी पीता नहीं है। तो इससे थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जोरो की बात यहाँ कर रहे हैं कि जोरो लूची को मार के इसी तरह से सोया हुआ है। और बेपो से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बेपो अपना चॉपर है जो अपने ये लेपर्ड को, लूची को ठीक कर रहा है। मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जोरो और लूची और चॉपर की ही बात चल रही है। फिर हमें डोरी और ब्रॉगी दिखाए जाते हैं। ब्रॉगी अपनी पावर यूज करता है ओइमो काशी। वहीं पे डोरी बोलता है कि जितने भी शिप हैं उन्हें किनारे पे लाओ और जितने भी मरीन के शिप दिखे उन्हें उड़ा दो और कैनन से बच के रहना। फिर डोरी बोलता है कि फेमस जायंट वॉरियर इस आइलैंड पे आ गए हैं जिनका सालों से इंतजार था। फिर वो बोलता है कि अनगिनत उनके पुराने मेंबर्स देखे गए हैं लेकिन उन्हें चाहिए क्या। फिर हमें जायंट पैरेट की क्रू दिखाई जाती है। दो जायंट दिखाए जाते हैं, काशी और ओइमो। वो बोलते हैं कि हम समझ गए कैप्टन, सभी लोग चलो चलते हैं। फिर वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं डोरी द ब्लू ऑर्ग। बेसिकली ये लोग उनका नाम बोल रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना। हमें ब्रॉगी द रेड ऑर्ग और दोनों की देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है। फिर हमें जायंट पैरेट दिखाए जाते हैं जो नेवी को बोल रहे हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दो क्योंकि जायंट पैरेट अब आ चुके हैं। फिर हमें नामी, उसुप और चॉपर दिखाए जाते हैं जो लैब के ऊपर से जायंट्स को देख रहे हैं, जिसे देखकर उसुप ज्यादा ही खुश हो जाता है और खुशी के मारे रोने लगता है। बोलता है मेरे करता धरता आ गए। उसुप को ऊपर से ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है, मास्टर ब्रॉगी और मास्टर डोरी यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो बोलता है मैं ओइमो और काशी को भी देख पा रहा हूँ साथ में। हमें लगा था कि ये अपने लीडर्स को लेने के लिए लिटिल गार्डन गए होंगे। फिर वो सब बोलता है कि यही होना चाहिए था, मैं बहुत चिंतित था, मुझे लगा था कि मैं इन लोग को डायरेक्ट एल्बाफ में ही देख पाऊंगा। फिर हमें इनका थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले दो लोगों का आतंक था, डोरी और ब्रॉगी का, लेकिन किसी से झगड़े के वजह से इन लोग का ग्रुप बिखर गया था। जब इनका आइलैंड खत्म होने वाला था तब लूफी और उनके क्रू ने इन लोग का मदद किया था और फिर एक दूसरे आइलैंड पे ये लोग जब झगड़ा करने गए थे तो ये लोग को ओइमो और काशी मिले थे जो अपने कैप्टन को ढूंढ रहे थे। फिर एडिसन बोलता है कि देखो वो लोग सच में मरीन्स को दे रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप लोग एक दूसरे को जानते हो। फिर वो लोग एक दूसरे में ही बात कर रहे हैं कि ये जायंट्स लोग अखबार देख के भाग के यहाँ पर आए होंगे। तो उसमें से कोई बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है। नेवी ने इस ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर जुटाई थी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये न्यूज में आया, लेकिन मुझे लगता है कि हेडलाइंस को अच्छी तरह से लिखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसका सेंस भी बनता है। फिर उसुप रोते रोते बोलता है कि वो लोग यहाँ पर मारपीट करने नहीं आए हैं, वो लोग यहाँ पर आए हैं हमें बचाने के लिए, तो हमें जल्दी से यहाँ तैयारी करना पड़ेगा निकलने के लिए। और हम देखते हैं कि उसुप के पास किसी का फोन आ रहा है। फिर हम ब्रुक को देखते हैं जो चिल्ला रहा है बोर्ड पर, बोल रहा है नामी सान। तो नामी बोलती है ब्रुक तुम कहाँ पर हो, तो बोलता है पास में ही हूँ, मिलता हूँ। फिर हमें लिलिथ और ब्रुक दिखाए जाते हैं। ब्रुक बैठकर बोल रहा है कि हम पास में ही है तो हमें एक चाय ब्रेक लेना चाहिए। तो पीछे से लिलिथ एक घूसा मारती है और बोलती है पहले हमें रोक। फिर लिलिथ बताती है कि अगर हम किनारे तक पहुंचे तो हम शील्ड से पूरी तरीके से भुन जाएंगे। फिर लिलिथ चिल्लाते हुए बोलती है बिल्कुल धमाल की तरह, हेलो कोई सुन रहा है, मैं लिलिथ हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये चूतिया सच में चूतिया है, हम किसी भी तरह का डीले बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए ध्यान दो इधर। फिर शीन शिफ्ट होके जिम्बे पे जाता है जो जोरो को लेने जा रहा है और वो बोलता है कि आवाज सुन के तो लग रहा है कि ये लोग मारा मारी तगड़ा कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी वक्त यहाँ से निकलना होगा, ये बिल्कुल भी लड़ाई करने का समय नहीं है। फिर जिम्बे जोरो को बुलाने लगता है और भाइयों जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है। जोरो वर्सेस लूची का फाइट दोबारा देखने को मिला। लूची ने जोरो की शॉट को रोक रखा है अपने हाथों से। फिर जोरो लूची को बोलता है अरे अरे
तुम थोड़े से ताकतवर हो, लेकिन तुझे अब खत्म करने का समय आ गया है। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ ना। तो लूची बोलता है यार भाई इतना जल्दी नहीं, खाली जीतने वाला ही ऐसा बोल सकता है। लूची जानता है कि वो जोरो जितना पावरफुल नहीं, फिर भी सर्वा उछलते रहता है। फिर लूची की तरफ से कुछ कड़वे शब्द बोले जाते हैं जोरो को। वो बोलता है कि तुम्हारा क्रू तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम एक बोझ बन के रह गए हो ना इस समय। फिर लूची बोलता है कि वो लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे अगर वो एक शरीर को बचाने के लिए हाथ को नहीं काट सकते। लूची इस समय थोड़ा सा हिला हुआ है, जोरो ने कुछ लातें मारी है उसके सिर पे। फिर लूची बोलता है कि अब हार मान लेना, इन पर एहसान करना होगा। आखिरकार एक मुर्दे से कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है। फिर जोरो बोलता है कि अभी यहीं पटक के तेरी बहन खोद दूंगा। तुझे ऐसा लगता है कि खाली तू ही इस झगड़े को कंट्रोल कर रहा है लूची चूतिए। फिर सीन शिफ्ट होकर मरीन्स पे जाता है जिनके ऊपर लगातार पैसिफिक स्टार्स का हमला हो रहा है। तो उसमें से एक ऑफिसर बोलता है कि रिपोर्ट बताओ फटाक से। फिर बताया जाता है कि हमारे 3 छोटे शिप डूब चुके हैं और इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं मिला। फिर एक नेवी ऑफिसर ऑर्डर देता है कि जितने भी छोटे शिप है उन्हें पीछे करो और जितने भी बैटल शिप्स हैं उन्हें लेके आगे बढ़ो, हम कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ सकते। फिर हम देखते हैं कि शिप्स लगातार फायर कर रहे हैं, सभी बोलते हैं ठीक है। और फिर हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो बोलता है वॉइस एडमिरल रेड की ये सीन बहुत ही खराब है। फिर हम देखते हैं कि मरीन्स पैसिफिक स्टार्स के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, अब हमें अपने ही हथियार को उड़ाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग बैठ के नीचे लूफी को हवा में देख रहे हैं। शायद लूफी ऊपर से बोल रहा है, ये बोनी सैटन भी साइड में खड़ा हुआ है। फिर लूफी अपने सेक्सी मीका फॉर्म में पूछ रहा है ऊपर से। फिर बोनी बोलती है कि मैं क्यों नहीं रो बेवकूफ, मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रही थी। फिर लूफी बोलता है कि मैं तो यहाँ बहुत पहले से ही था। तो बोनी उसमें बोलती है कि मुझे पता नहीं था ना तुम नीका हो। फिर लूफी पूछता है कि नीका क्या होता है। फिर बोनी लूफी से पूछती है कि वो अजीब से मुक्के का क्या हुआ जो तुमने अभी अभी मारा था। फिर बोनी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक बड़ा रबर जैसा हमला कर सकती थी, लेकिन अगर ये इतना ही कमजोर है तो तुम मुझे दिखाते क्यों नहीं कि ये कैसे किया जाए। फिर बोनी बोलती है कि हमें दो वो पुराना विंड बैग, वेगापंक के लिए अच्छा तोहफा होगा, हमें यहाँ से निकलने में भी मदद करेगा। फिर लूफी वेगापंक को देख के ऊपर चौंक जाता है, वहीं से चिल्ला रहा है तुम्हें क्या हो गया वेगापंक। फिर वहीं सैटन बोलता है कि तुम में से अब किसी भी गंदे कॉकरोचेस को इधर जीने का हक नहीं है। फिर लूफी बोलता है तुम गलत हो। ठीक है बोनी, तुम्हारा प्लान मेरे को सही लग रहा है। फिर लूफी अपने हाथ को हवा में बहुत तेजी से घुमाते हुए बोलता है कि इसे रिकॉर्ड कर लो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुक्का कैसे मारते हैं। सैटन भी लूफी को देख रहा होता है और लूफी और तेजी से अपने हाथ को घुमाते जाता है। फिर बोलता है तुझे अब मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने का बदला चुकाना पड़ेगा। फिर वो गामू गामू नो करता है। फिर लूफी बूमिंग ड्रोन करके एक पावर यूज करता है और सैटन के ऊपर गैटलिंग चालू कर देता है और सैटन को पंचिंग बैग की तरह धोते जा रहा है भाई क्या मार रहा है। फिर हमें सभी का रिएक्शन दिखाया जाता है और लूफी के पंच में हमें गुस्सा भी देखने को मिलता है, वो कितने गुस्से में है सैटन के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि फुरंगी और एटलस बोनी और वेगापंक के पास आ गए हैं। एटलस बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा बोनी। फिर एटलस बोलती है कि जब तक हम इस आइसलैंड पे हैं मुझे लगता है कि हावर फंक्शन अभी काम करना चाहिए, चलो चले वेगापंक। फिर वेगापंक बोलता है कि तुम मेरे बिना ही जाओ बोनी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से अब थोड़ा भी हिला तो मैं मर जाऊंगा। इस बात को सुन के सभी चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या ये क्या बक रहे हो। तभी किजारू अचानक से बोनी और वेगापंक के पीछे आ जाता है, बोलता है बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें मरना होगा। किजारू को देख के बोनी भी थोड़ा सा चौंक जाती है। किजारू बोनी और वेगापंक के ऊपर लाइटनिंग अटैक कर देता है। तभी अचानक से सांजी आके अटैक को डॉज कर जाता है। उसे देख के किजारू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि जो इंसान मेरे सामने 2 साल पहले खड़ा नहीं हो पा रहा था वो आज मेरे अटैक को रोकने की दम रखता है। और फ्रांकी देख के ये सब पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो फ्रांकी बोलता है अरे कैसे, वो तो लेजर से बे। सांजी बोलता है लाइट कभी भी प्यार के बंधन को नहीं समझ सकता। फिर किजारू सोचता है कि अगर ये सच है तो इनको फिजिक्स के बुक को छोड़ना होगा और नए तरीके से चालू करना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांकी, एटलस, वेगापंक, बोनी और कुमा एक साथ मिलके नॉर्थ पोर्ट की ओर जाने लगते हैं। फिर किजारू बोलता है कि खैर इस बार मैं थोड़ी सी मुश्किल में हूँ, वो लोग मुझसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि कम से कम मैं तुम्हारे सिर तो लेके जाऊंगा। और हम देखते हैं कि लूफी पीछे सांजी के हंस रहा है। फिर सांजी बोलता है कि तुझे एक अपॉलॉजी लेटर लिख ही लेना चाहिए उनके लिए। फिर हम देखते हैं कि सैटन की तरफ कोई तो चल के जा रहा है। तो सैटन उसे देख के थोड़ा कंफ्यूज है और सामने से जवाब आता है कि खैर खैर ऐसा कम ही होता है कि 5 एल्डर में से एक दिखे जो जमीन पे पड़ा हुआ है मिट्टी में। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक बेड पायरेट्स की एंट्री हो चुकी है और ये लोग पता नहीं यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिसमें से वो बोलती है कि देखो तुम्हारे पास कितना लजीज पावर है। फिर वो बोलती है कि ये सोचना कि एक एल्डर सरफेस पे आ गया और अपने प्रेजेंस में हमें आशीर्वाद दे रहा है ये थोड़ा सा मुश्किल है। फिर वो बोलती
है कि लेकिन इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया, और साइड में ही लिखा हुआ आता है मिशन कंप्लीटेड। फिर सैटर्न ये सब बकचोदी देख रहा होता है और बोलता है कैसी ब्लेसिंग है तुम्हारे पास इधर। फिर दोनों के नाम रिवील होते हैं, वॉन यूगर और कैटरीना डेवॉन। फिर सैटर्न बोलता है कि कैटरीना डेवॉन, मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ कि एक लेवल 6 का एस्केप ही अपनी जिंदगी चुनता है एक सबऑर्डिनेट की तरह। फिर वो बोलती है कि टीच थोड़ा सा स्पेशल है। फिर सैटर्न बोलता है कि जैसा उसका पीढ़ी है। तो कैटरीना बोलती है कि तुम इसके बारे में जानते हो। फिर कैटरीना बोलती है कि तुम्हारी टीम हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहती है, तुम्हें क्या चाहत है, तुम इस सब से क्या पालोगे। फिर हमें वैन और कैटरीना दिखाए जाते हैं। वैन बैठे बैठे बोलता है ये दुनिया। तभी वो देखता है कि अचानक से सैटर्न उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। फिर सैटर्न को भी कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ, और उसके पीछे से आवाज आती है और वो पीछे की तरफ मुड़ता है। फिर वैन और कैटरीना वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि अभी भी हम इस आइलैंड पे ही हैं, तो आप हमसे थोड़ा नरमी से पेश नहीं आ सकते क्या। वैन के पीछे से आवाज आता है, अभी तक मैंने ये सीखा नहीं है, मेरे लिए रुकिए। फिर वो बोलता है कि सुपरसोनिक वैन एगुआ मेड इन हंटर और कैटरीना डेवॉन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे मिलेंगे। फिर कैरिबो बोलता है कि मैं एक पायलट हूँ आप ही की तरह, मेरा नाम कैरिबो है, मैं हमेशा से आपको ढूंढ रहा था बहुत समय से, मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा से आपसे मिलके ये कहना चाहता था। फिर वो बोलता है कि मैं इसीलिए निकला था कि मुझे एक महान इंसान बनना था, मेरे आइडल जैसा जो मेरे हीरो हैं। फिर वो बोलता है कि मैं हमेशा से कमांडर टीच के क्रू में नौकर बनने का सपना देखते रहा हूँ, तो प्लीज मुझे उनसे एक बार मिलवा दीजिए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और इसी के साथ हमारा 1107 चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।